शेयर बाजार में 2 दिन के बाद तेजी लौट आई है और 2 दिन बाद ही आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम भी एक बार फिर से लौट आया है आपकी स्क्रीन पर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां आप देखते हैं अपनी जेब, अपनी जिंदगी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का ये सफ़र। और आज की पहली खबर है यूट्यूब क्रिएटर्स से जुड़ी हुई। यूट्यूब पर शायद आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे। तो भारत की जीडीपी में इन यूट्यूब क्रिएटर्स का योगदान बढ़ रहा है। यूट्यूब ने 2021 के दौरान भारत में अपने क्रिएटर्स को 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। देश में ग्लोबल टेक और डोमेस्टिक इंटरनेट कंपनियों के बीच क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ने की होड़ मची हुई है। ऐसे में क्रिएटर्स को फायदा हो रहा है। कंसल्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2021 में यूट्यूब ने भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है और देश में 7,50,000 फुल टाइम जॉब के बराबर लोगों को काम दिया है। जी हाँ, 7.5 लाख। यूट्यूब क्रिएटिव इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है और भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। अब आज की दूसरी खबर जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को पॉजिटिव कर दिया। संपत्ति वृद्धि अच्छी रहने, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और पूंजी बफर मजबूत होने के मद्देनजर आउटलुक में सुधार किया गया है। एजेंसी ने कहा कि 2023-24 के अंत तक ग्रॉस एनपीए के लिहाज से परिसंपत्ति की गुणवत्ता 4% पर पहुंच जाएगी, जो एक दशक का सर्वश्रेष्ठ स्तर होगा। 2022-23 में बैंकिंग प्रणाली में कर्ज वृद्धि 15.2 से 16.1% रहेगी, लेकिन 2023-24 में ये धीमी पड़कर 11 से 11.6% पर आ जाएगी। कर्ज वृद्धि में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की होगी। निजी क्षेत्र के बैंकों की बाजार हिस्सेदारी नरम पड़ेगी। अगर आप बीएफडी से करना चाहते हैं ज्यादा कमाई, तो ये खबर आपके लिए ही है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ने इंड शक्ति 555 डे के नाम से स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम को पेश किया है। न्यूनतम 5,000 रुपए से शुरू होने वाली इस एफडी की मैच्योरिटी 555 दिन है और इस पर जनरल पब्लिक को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.15% ब्याज की पेशकश की जा रही है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो है बुलेटिन की चौथी खबर। एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए है ये खबर। आरबीआई ने बीते 7 दिसंबर को रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। एक्सिस बैंक ने अलग अलग अवधि के एमसीएलआर में 0.30% की बढ़ोतरी की है। अब बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक की नई दरें 17 दिसंबर से लागू हो गई हैं। बैंक ने 1 साल की एमसीएलआर को 0.30% से बढ़ाकर 8.75% कर दिया है। अभी तक यह दर 8.45% थी। एमसीएलआर में बढ़ोतरी के साथ टर्म लोन पर ईएमआई बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादातर कंज्यूमर लोन 1 साल के मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर होते हैं। अब खबर फरवरी में आने वाले बजट से जुड़ी हुई है, बहुत जरूरी है। अगले आम बजट में सरकार का फोकस रियल एस्टेट सेक्टर पर अधिक रहने की उम्मीद है और इसकी कई वजह भी हैं। सरकार आबादी के एक बड़े हिस्से को अपना घर उपलब्ध कराने के टारगेट को जल्द हासिल करना चाहती है। घरों की मांग बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां बढ़ेंगी और इसका फायदा पूरी इकोनॉमी को होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से सीमेंट, स्टील, पेंट सहित कई इंडस्ट्री को फायदा होगा और ऐसे में उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट में बड़े उपायों का ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री अगले बजट में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का ऐलान कर सकती हैं। फिलहाल रियल एस्टेट कंपनियों को प्रोजेक्ट के लिए 70 अप्रूवल हासिल करने पड़ते हैं और इसके लिए उन्हें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शामिल हैं, जिससे घर खरीदार को इस सेक्शन का ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए वित्त मंत्री होम लोन के प्रिंसिपल टैक्स डिडक्शन के लिए अलग से प्रावधान कर सकती हैं। अब खबर बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए।
देश में स्टार्टअप इंडस्ट्री में सक्रिय महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है। क्या है ये खुशखबरी? दरअसल खासकर ये जो खुशखबरी है उन महिलाओं के लिए है जो फंड की कमी से जूझ रही हैं या जिन्हें बिजनेस को विस्तार देने के लिए पैसों की ज़रूरत है और उनकी इन ज़रूरत को अब गूगल पूरा करेगा। दरअसल गूगल अब अपने 75,000 करोड़ रुपए के भारत डिजिटलाइजेशन फंड के जरिए महिलाओं के नेतृत्व वाले शुरुआती स्तर के स्टार्टअप में निवेश पर ध्यान देगा। इंटरनेट तक किफ़ायती पहुंच बनाने के लिए कंपनी ने $10 अरब का भारत डिजिटलाइजेशन फंड शुरू किया है। अगर आप भी इंपोर्टेंट चीज़ों को पसंद करते हैं तो ये शौक अब आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपने बढ़ते व्यापार घाटे पर नियंत्रण के लिए इस बार बजट में गैर ज़रूरी चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। निर्यात में आ रही गिरावट को थामने के लिए भी ड्यूटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और इस रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो गैर ज़रूरी हैं और इनके लिए भारत में ही पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ते व्यापार घाटे से निपटने के लिए देश से निर्यात बढ़ाने या आयात को हतोत्साहित करने या दोनों को मिलाकर कदम उठाया जा सकता है। हालांकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के खराब अनुमानों के चलते भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है और ऐसे में गैर जरूरी चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर इंपोर्ट बिल में कमी लाई जा सकती है। अगली खबर है शेयर बायबैक से जुड़ी हुई। सेबी शेयर बायबैक से जुड़े नियमों में भारी बदलाव, लिस्टेड कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों में सख्ती और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस को मजबूत बनाने की पहल कर सकता है। सेबी ने मार्केट से बायबैक की प्रक्रिया में बदलावों का प्रस्ताव करने के लिए केकी मिस्त्री की अध्यक्षता में एक उपसमूह का गठन किया था और इसके जरिए ज्यादा मजबूत और शेयर होल्डर्स के अनुकूल नियम बनाने की योजना है। मौजूदा व्यवस्था में बाजार से होने वाले बायबैक कंपनी के पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 15% से कम होना चाहिए। इसके लिए ऑफर खुलने की तारीख से 6 महीने की टाइमलाइन तय की गई है। सेबी पैनल ने बायबैक ऑफर के लिए इस थ्रेशहोल्ड लिमिट और टाइम को घटाकर 1 अप्रैल 2023 से 10% और 66 दिन और फिर 1 अप्रैल 2024 से 5% और 22 दिन करने का सुझाव दिया है। पैनल ने जो प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक अप्रैल 2025 तक बायबैक ऑफर्स के लिए ओपन मार्केट का ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब खबर है सरकार के टैक्स कलेक्शन से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के कुल राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न प्रकार के सेस के जरिए एकत्रित होने वाले कर का हिस्सा वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 18.2% पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2013-14 में यह हिस्सेदारी 7.3% थी। वित्त वर्ष 2013-14 में सरकार ने सेस के तहत 73,880 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था, जबकि इस दौरान कुल राजस्व प्राप्ति 10.14 लाख करोड़ रुपए की थी। वित्त वर्ष 2020-21 में सेस के अंतर्गत कर राजस्व बढ़कर 2,96,884 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इस दौरान कुल राजस्व प्राप्ति 16.33 लाख करोड़ रुपए रही। कुल राजस्व में सेस की हिस्सेदारी बढ़ने से राज्यों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सेस से मिलने वाला राजस्व केंद्र सरकार के खाते में जाता है और राज्यों को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता। अब खबर है सोने की कीमतों को लेकर। मजबूत ग्लोबल रुख के बीच, वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 231 रुपये बढ़कर 54,652 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 784 रुपये की तेजी के साथ 68,255 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 0.32% की तेजी के साथ $1,795 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी तेजी के साथ $23.30 प्रति औंस पर थी। अब खबर सोने की कीमत को लेकर। मजबूत वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 231 रुपये बढ़कर 54,652 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 784 रुपये की तेजी के साथ 68,255 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 0.32% की तेजी के साथ $1,795 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी तेजी के साथ $23.30 प्रति औंस पर थी। अब आज की आखिरी खबर रोजगार के क्षेत्र से है। ये देश में अस्थायी रोजगार उद्योग यानी फ्लेक्सी स्टाफिंग इंडस्ट्री इस वर्ष जुलाई सितंबर की तिमाही में 78,000 कामगारों को इसने जोड़ा है।
फ्लेक्सी स्टाफिंग का मतलब अस्थायी रूप से रोजगार या किसी परियोजना के लिए कर्मचारियों को रखने से है। सभी क्षेत्रों में मांग में वृद्धि से नौकरियों की संख्या बढ़ी है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की अस्थायी रोजगार रिपोर्ट में कहा गया कि मजबूत त्योहारी सीजन और सभी क्षेत्रों में बढ़ती मांग से उत्साहित ISF के सदस्यों ने जुलाई से सितंबर तिमाही में 78,000 रोजगार दिए, जो पिछली अप्रैल जून तिमाही की तुलना में 6% अधिक है। FMCG, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, होटल, पर्यटन, बीमा, बुनियादी ढांचा में मांग बढ़ने से नई नौकरियां 7.3% बढ़ी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो YouTube पर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे कमेंट करें, अपनी राय से हमें अवगत तो कराएं। अगर आप मनी9 के तमाम खास कार्यक्रमों को भी देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।